हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और आपको पता है कि जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि जो भी यहाँ क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सब चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं, इसलिए शायद ही कोई क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। इसलिए जो भी यहाँ क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए, बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इससे पहले क्वेश्चन हम शुरू करें, हाँ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सारी वीडियोज हैं वहाँ पे, है ना, तो आप क्या करें, हिंदी में टाइप करें गुरुकुल। गुरुकुल हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको टेलीग्राम पर जाकर, और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्लासेस। अगर इतना आप लिख देते हैं गुरुकुल हिंदी में और इंग्लिश में लिखेंगे क्लासेस, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस 1 बाय 1 सारी लिस्ट वाइज वहाँ मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है। मतलब पर्यावरण का जो भी कह सकते हैं, पर्यावरण जो भी यहाँ डिस्कस किया जा रहा है आज दुनिया में, तो मेन देखिए यहाँ हमें ये बताना है कि जो भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। तो पर्यावरण के बारे में जो बात बोली गई है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सही की बात करें, कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, तो कौन हम चूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन कह रहा है, देखिए पहला ऑप्शन है विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो बात देखा जाए बिल्कुल सही है, विकसित ही नहीं बल्कि अल्प विकसित देश भी चिंतित हैं। और देखिए इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही है। फिर देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। फिर देखा जाए तो ऑप्शन सी मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे तक पहुंच गया है। अब देखिए ये भी ऑप्शन देखा जाए तो ये भी क्या है, सही है। अगर ये सारे सही ऑप्शन है और कह रहा है कि हमें कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि लास्ट में देखिए दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर ये होता है कि उपरोक्त सभी, तो हम सभी को टिक कर देते, लेकिन चूज हमें सिर्फ एक को करना है। जब एक को चूज करना है तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो ज़्यादा चिंता वाली बात कर रहा हो, जो ज़्यादा क्या है उसकी करेक्ट मीनिंग दे रहा हो। तो अगर सही अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए कितना भी विकसित देश चिंता कर लें, चिंता उनके करने से कुछ नहीं होगा जब तक कुछ कार्य नहीं किया जाएगा। तो मेन क्या है, सच्चाई ये है कि मानवीय जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है इससे, और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। ये हमारा करेक्ट यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल आंसर रहेगा। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सही है कि विकसित देश प्रकृति, जो विकसित देश हैं वो प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जो भी प्रकृति को जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा तो विकसित देशों की ही वजह से हुआ है, क्योंकि विकसित देश ही बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस कर रहे हैं, बहुत ढेर सारे प्रकृति को नुकसान जो करना, डेवलपमेंट के नाम पर जो भी प्रकृति के साथ जो भी ये किया जा रहा है, मैक्सिमम सारी चीज़ें तो विकसित देशों ने ही की है, ठीक। तो चिंता होने से कोई मतलब नहीं है। मेन क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये हमारा सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा, इसलिए सी को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है भूमि के रूप में, फिर है मिट्टियाँ, फिर है खनिज पदार्थ और फिर है अधिवास। तो याद रखिए इन चारों की बात करें, जो हमारा सही आंसर है वह है आंसर नंबर अधिवास। जो अधिवास आया है ना ऑप्शन नंबर डी, अधिवास जो है ये भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं माना जाता है। और भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से माने गए हैं, भूमि के रूप में भी हो सकता है, मिट्टी भी है और खनिज पदार्थ, सब क्या है भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। और तत्व क्या नहीं, अधिवास जो होता है ये भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह हुआ था ब्राज़ील में, और ब्राज़ील देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जो टोक्यो प्रोटोकॉल है यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, और ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टोक्यो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मूलवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो याद रखिएगा भारत में मूलवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का टोटल जो परसेंटेज है वो 8%, और 8 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए ये आ गया है बी, जो कि सी नंबर के ऑप्शन इस पर दिया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि भारत में मूलवासियों की जो जनसंख्या का कुल जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है टोटल 8%। फिर देखिए हम आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो याद रखिएगा भौतिक पर्यावरण के जो प्रमुख तत्व माने गए हैं वह है, पहला है खनिज पदार्थ एवं मिट्टियाँ,
ठीक, पहला है खनिज पदार्थ एवं मिट्टियाँ, दूसरा है महासागर एवं तट, और तीसरा है नदियाँ एवं झील। ये तीनों ही क्या माने गए हैं, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व माने गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ये सभी, इन सभी में क्या कर देंगे, हम क्लिक कर देंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो याद रखिएगा, मानव निर्मित पर्यावरण के जो प्रमुख तत्व हैं वह है, पहला तो है उद्योग धंधे, दूसरा है सड़क व अन्य परिवहन, और तीसरा है संचार के साधन। ये तीनों ही याद रखिएगा मानव निर्मित पर्यावरण के प्रमुख तत्व हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर अगेन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हमारे क्या हैं, सभी आंसर सही है। इसलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हम मान लेंगे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण किसका ह्रास होता है। तो याद रखिएगा, वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण जो ह्रास होता है वो होता है जैव विविधता का, और जैव विविधता की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वनों की अनियंत्रित कटाई के कारण जैव विविधता का नाश होता है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण किस प्रकार का खतरा बना हुआ है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता के कारण जो खतरा बना हुआ है वह है, पहला है पारिस्थितिक तंत्र का खतरा बना हुआ है, दूसरा मानव स्वास्थ्य का भी खतरा बना हुआ है, और इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा राइट आंसर होगा ये सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। और दो ही इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में क्या दिया है, केवल बी। तो केवल बी नहीं है, बल्कि कौन सा है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही है। और ये कह रहा है ये सभी, तो सभी में आ जाएंगे ऑप्शन ए और बी दोनों। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी होने के जो कारण, जो खतरा बना हुआ है, पहला क्या है, पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है मानव स्वास्थ्य। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लब ऑफ रोम समूह, क्लब ऑफ रोम समूह द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो याद रखिए, क्लब ऑफ रोम समूह द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वह किया गया था वर्ष 1972 को, और वर्ष 1972 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस उद्देश्य हेतु प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, जिस उद्देश्य से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा, और पर्यावरण की सुरक्षा की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देव स्थान किस प्रणाली के में धनी है, मतलब देव स्थान जो है किस प्रणाली में धनी है। तो याद रखिएगा, जो देव स्थान है ये वनों के संरक्षण प्रणाली में धनी है, और वनों के संरक्षण की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि देव स्थान जो है ये वन संरक्षण प्रणाली में धनी है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वन भूमि में पाए जाने वाले पाचन वन प्रांतर किसका सर्वोत्तम उदाहरण है। एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वन भूमि में पाए जाने वाले पाचन वन प्रांतर किसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जानते रहिए यह उदाहरण है साझी संपदा के प्रबंधन के, और साझी संपदा के प्रबंधन की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वन भूमि में पाए जाने वाले पाचन वन प्रमंत्र ये साझी संपदा के प्रबंधन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर विस्तृत कुछ ऐसे क्षेत्र या हिस्से जिन पर किसी एक देश का संप्रभु अधिकार नहीं होता तो क्या कहलाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर विस्तृत कुछ ऐसे क्षेत्र या हिस्से जिन पर किसी एक देश का संप्रभु अधिकार नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, वो कहलाते हैं मानवता की साझी विरासत, और मानवता की साझी विरासत की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वैश्विक स्तर पर विस्तृत कुछ ऐसे क्षेत्र या हिस्से जिन पर किसी देश का संप्रभु अधिकार नहीं होता है वह मानवता की साझी विरासत कहलाते हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो याद रखिएगा,
पृथ्वी पर मौजूद जल का जो प्रतिशत अंटार्कटिका में पाया जाता है वह प्रतिशत है आपका 70%। और 70 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पृथ्वी पे मौजूद जल का 70% भाग अंटार्कटिका में पाया जाता है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष के बाद से अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, पर्यटन इत्यादि की गतिविधियां सीमित रही हैं। तो याद रखिएगा वह वर्ष है 1959। 1959 आया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 1959 के बाद से अंटार्कटिका क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, पर्यटन इत्यादि की गतिविधियां सीमित रही हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसका अनुमोदन किया। तो याद रखिएगा भारत ने जो टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसका अनुमोदन किया था वह वर्ष था 2002। और 2002 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत ने वर्ष 2002 में टोक्यो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसका अनुमोदन किया। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना था। तो याद रखिएगा वर्ष 2000 में भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन जो उत्सर्जन था वह था 0.9 टन। और 0.9 टन की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया। तो याद रखिएगा वह देश जिसने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया वह देश है भारत देश। और भारत देश दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम में भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा के लिए कहा गया। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया। तो याद रखिएगा वह अधिनियम है 2003 का बिजली अधिनियम। और 2003 का देखिए बिजली अधिनियम आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 2003 का बिजली अधिनियम में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा के लिए कहा गया है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रैल 2017 से सभी वाहनों के लिए किस मानक ईंधन को अनिवार्य कर दिया। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रैल 2017 से ही सभी वाहनों के लिए जिस मानक ईंधन को अनिवार्य कर दिया गया है वह है BS4। और BS4 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के किन क्षेत्रों में निर्जन वनों की अधिकता है। तो याद रखिएगा विश्व के जिस क्षेत्र में निर्जन वनों की अधिकता है वह क्षेत्र है, पहला तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका उत्तरी अमेरिका और तीसरा है न्यूजीलैंड। इन तीनों में ही याद रखिएगा निर्जन वनों की अधिकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा देश विश्व के तेल भंडार तथा तेल उत्पाद में द्वितीय स्थान पर है। तो याद रखिएगा वह देश जो तेल भंडार तथा तेल उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है वह देश है इराक। और इराक देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इराक वह देश है जो विश्व के तेल भंडार तथा तेल उत्पादक में द्वितीय स्थान पर आता है। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची 1 और सूची 2, एक तरफ दिया गया है तथ्य और एक तरफ दिया गया है उससे संबंधित वर्ष। देखिए पहला ऑप्शन आया है लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब हुआ था। तो जो लिमिट टू ग्रोथ जो प्रकाशन हुआ था इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1972 में। पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर ऑलरेडी दिया गया है, क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्या कह रहा है कि आवर कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन कब किया गया है। तो आवर कॉमन फ्यूचर का जो प्रकाशन किया गया था वह किया गया था वर्ष
87 को, और देखिए आया है 1987 की बात, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसको 1 से हम मिला देंगे। फिर कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वर्ष 1992 को, तो इसको हम 2 से मिला देंगे। और फिर हमारा एक ही बच रहा है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन कब हुआ था, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वह है आपका वर्ष 1975 को। ठीक, अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें हमारा आंसर कौन सा बनेगा, तो याद रखिएगा, देखिए इसमें ऑप्शन अगर देखें तो इसमें हमने ए को मिलाया है 3 से, तो ए को मिलाया गया है 3 से, और देखो बी को मिलाया गया है पहले से, तो ये अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा ना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों डी होगा, क्योंकि ए को मिलाया गया है यहाँ से 3 को, बी को मिलाया गया है फर्स्ट को, सी को मिलाया गया है 2 को, और डी को मिलाया गया है यहाँ पे 4 से, तो हमारा यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो मच बेटर होगा, है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।